Whatever the result of the mission brought me to London. कई बार इतिहास किताबों में पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जब इतिहास आंखों के सामने जिंदा हो जाता है। आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, पर आज आप उन्हें चलते, मुस्कुराते और सोचते हुए देखेंगे जैसे वो अभी भी हमारे बीच हों। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा दृश्य है जो शायद पहले कभी न देखा गया हो और जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। 12 मार्च 1930 ये तारीख सिर्फ एक दिन नहीं थी, ये वो शुरुआत थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। महात्मा गांधी हाथ में लाठी लिए साबरमती आश्रम से निकले। 241 मील की वो शांत यात्रा शुरू हुई जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। नमक पर टैक्स लगाकर अंग्रेजों ने गरीब की रोटी तक छीननी चाही। गांधी ने जवाब दिया, न बंदूक से, न नारे से, बल्कि एक छुटकी नमक से। हर कदम में विद्रोह था, हर सांस में आजादी की गूंज। लोग जुड़ते गए, आंदोलन बनता गया। जब गांधी ने दांडी में नमक उठाया, वो सिर्फ नमक नहीं था, वो था ब्रिटिश कानून का सीधा विरोध। इस शांत क्रांति ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि बिना हिंसा के भी एक साम्राज्य झुक सकता है। दांडी मार्च सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, वो भारत की आत्मा की आवाज थी। अप्रैल के अंत तक ब्रिटिश हुकूमत ने स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार शुरू कर दिए। करीब 60,000 लोगों को कैद किया गया और 5 मई को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने आंदोलन को धीमा नहीं और तेज कर दिया। नमक से शुरू हुई चिंगारी अब भड़कता अलाव बन चुकी थी। गांधी जी जेल में थे, लेकिन बाहर जन सैलाब का संकल्प गहराता जा रहा था। अब अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत हाथ से निकल रहा है। यह सत्याग्रह अब सिर्फ विरोध नहीं, आजादी की ओर एक निर्णायक कदम बन चुका था। 26 जनवरी 1931 को वह ऐतिहासिक मोड़ आया जब ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। गांधी जी के शांतिपूर्ण संघर्ष ने साम्राज्य की नींव हिला दी। दबाव में आकर सम्राट जॉर्ज पंचम ने उन्हें लंदन के गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया। वहां उनकी सादगी का मजाक भी बना, लेकिन जनता उन्हें देखने को बेताब थी। धोती पहने एक व्यक्ति ब्रिटिश साम्राज्य के सामने खड़ा था और उसे झुकने पर मजबूर कर रहा था। 1931 भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा मोड़ लेकर आया। नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च के बाद ब्रिटिश हुकूमत की साख हिल चुकी थी। हालात को संभालने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को बातचीत के लिए बुलाया। गांधी जी हमेशा की तरह सादगी में सिर्फ धोती और चप्पल पहनकर पहुंचे। ब्रिटेन में उनकी इस सादगी पर तंज भी कसे गए। एक नेता ने उन्हें अधनंगा फकीर कहा, जो वायसराय की सीढ़ियां चढ़ रहा था। लेकिन वही फकीर जल्द ही लंदन के गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया। सम्मेलन के बाद जब गांधी जी भारत लौटे तो मुंबई में उनका भव्य स्वागत हुआ। देश भर में उनके लिए सम्मान और श्रद्धा का माहौल था। उनका प्रभाव इतना जबरदस्त था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल तक को कहना पड़ा, मैं रोज गांधी की मृत्यु की प्रार्थना करता हूँ। लेकिन यह किसी एक व्यक्ति की ताकत नहीं थी, यह था एक विचार जो अहिंसा, न्याय और स्वराज की नींव पर खड़ा था और जिसने साम्राज्य की जड़ें हिला दी। सितंबर 1931 में जब गांधी जी लंदन पहुंचे तो माहौल पूरी तरह अलग था। सरकारी प्रतिनिधियों से लेकर आम जनता तक हजारों लोग उनका स्वागत करने को आतुर थे। उन्होंने मैनचेस्टर की मिलों का दौरा किया, जहां इतनी भीड़ उमड़ी कि सुरक्षा व्यवस्था भी जवाब दे गई। वहीं चार्ली चैपलिन भी गांधी जी से मिलने पहुंचे। एक मुलाकात जिसमें आदर और भावनाएं झलकती थीं। गांधी जी को बकिंघम पैलेस में सम्राट जॉर्ज पंचम ने चाय पर बुलाया। जब उनसे उनके साधारण पहनावे पर सवाल किया गया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सम्राट के कपड़े हम दोनों के लिए काफी थे। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने 2 टूक कहा, भारत को अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे यहाँ से केवल अनुभव नहीं, उम्मीदों की पूंजी लेकर लौटेंगे। जब गांधी जी मुंबई लौटे तो उन्हें बंदरगाह से बाहर निकालना कठिन हो गया। सरदार पटेल ने रास्ता बनाया और लाखों की भीड़ के बीच गांधी जी को बाहर लाए। सड़कों पर जनसैलाब था, एक तूफानी उत्साह, जैसे हर गली गांधी जी की गूंज से भर उठी हो।
लोग उन्हें बस देखना नहीं, महसूस करना चाहते थे। उस विचार को जो सत्य और अहिंसा के बल पर उस साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, जिसकी ताकत पर दुनिया को नाज था और जिसके बारे में कहा जाता था जहां कभी सूरज नहीं डूबता। स्वदेश लौटने पर मुंबई के आजाद मैदान में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई, जहां हर दिशा से उमड़ती भीड़ गांधी जी को सुनने और देखने को लालायित थी। यह सभा किसी राजनीतिक कार्यक्रम से कहीं आगे थी। यह एक जनास्था की मिसाल थी। उस दिन गांधी जी खुद भी इस बात को स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे कि वे लंदन से खाली हाथ लौटे हैं, क्योंकि भले ही वे राजनीतिक समझौता लेकर न लौटे हों, लेकिन जनता का स्नेह, उनके प्रति अटूट विश्वास और स्वतंत्रता की एक नई आशा लेकर जरूर लौटे थे, और वही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार डोमिनिक लापियर के अनुसार जब गांधी जी बंबई के बंदरगाह पर पहुंचकर वहां उमड़ी अपार भीड़ के सामने आए तो उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं खाली हाथ लौट आया हूं। यह कोई हार की घोषणा नहीं थी, बल्कि आने वाले संघर्ष की एक गूंज थी। देश को अब एक बार फिर सीधा और शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता अपनाना होगा। जल्द ही गांधी जी को पूना स्थित येरवाड़ा जेल में एक विशेष बंदी के तौर पर रखा गया। अगले 3 वर्षों तक उनका जेल और बाहर का सिलसिला चलता रहा। दूसरी ओर लंदन में ब्रिटिश नेतृत्व खासा असहज हो रहा था। उस समय के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल गांधी जी की लोकप्रियता और उनके आंदोलनों से इतने नाराज थे कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया, इन विचारों और इस व्यक्ति को किसी भी तरह से रोका जाना चाहिए। जब 1940 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा कि भारत को स्वतंत्रता दी जाए, तो चर्चिल ने सीधा जवाब दिया, मैं इस पद पर ब्रिटिश साम्राज्य को मिटाने के लिए नहीं बैठा हूँ। मगर इतिहास ने एक अलग ही करवट ली जब 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने पहली बार एक बेहद सख्त और स्पष्ट चेतावनी दी, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, आजादी अभी चाहिए, इसी वक्त सुबह से पहले। ये बयान स्वतंत्रता संग्राम के आखिरी चरण की शुरुआत बन गया। जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की तो यह किसी विदाई भाषण जैसा नहीं, बल्कि एक निर्णायक आह्वान था। उनका संदेश देशवासियों के लिए अंतिम लड़ाई की तरह था। उन्होंने खुले शब्दों में कहा, यह मेरा संदेश उन सभी को है जो इस शांतिपूर्ण लड़ाई में शामिल हैं। अब या कभी नहीं, करो या मरो। हालांकि वह रात बीत गई और सुबह आजादी नहीं आई, मगर गांधी जी जरूर गिरफ्तार कर लिए गए। इस बार उन्हें आम जेल में नहीं, बल्कि पूना के आगा खान महल में एक प्रकार की कड़ी निगरानी में रखा गया। इस स्थान पर उनकी निगरानी के लिए पूरे 76 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। लेकिन शारीरिक बंदिशों से बड़ा आघात उन्हें उस समय लगा जब उन्होंने अपने अत्यंत करीबी, विश्वास पात्र और लंबे समय से साथ देने वाले सहयोगी महादेव देसाई को खो दिया। यह व्यक्तिगत क्षति गांधी जी के लिए बेहद गहरा आघात थी। इसी समय ब्रिटेन की समाचार एजेंसियों और पत्र पत्रिकाओं में ऐसी खबरें फैलाई जाने लगीं कि गांधी जी किसी विदेशी शक्ति के संपर्क में हैं और देश के हितों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इन निराधार आरोपों और अपने अंदरूनी पीड़ा से परेशान होकर गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि वे 9 फरवरी से 21 दिन का शांतिपूर्ण उपवास करना चाहते हैं, आत्मचिंतन और विरोध का एक शांतिपूर्ण माध्यम। जब इस घटना की खबर इंग्लैंड पहुंची तो तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत सरकार को साफ संदेश भेजा, अगर गांधी अपने आप को भूख से खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें रोका न जाए। उनके अनुसार यह उपवास किसी गंभीर राजनीतिक संदेश से ज्यादा एक दिखावा था, मगर यही वह मोड़ था जब मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने जीवन का सबसे कठोर आत्मसंयम का रास्ता चुना। ऐसा प्रयास जिसने पूरे देश को फिर से झकझोर दिया और स्वतंत्रता की लपट को हवा दी। इस विशेष उपवास की शुरुआत 10 फरवरी 1943 को हुई। गांधी जी की सहयोगी मीराबेन अपने संस्मरणों में लिखती हैं कि उपवास के तीसरे ही दिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें लगातार उल्टियां हो रही थीं, शरीर दिन ब दिन थकान और कमजोरी से जूझ रहा था। 5वें दिन तक वे इतने निर्बल हो चुके थे कि उन्होंने वह गीता पाठ भी बंद कर दिया, जो सालों से उनकी दिनचर्या का हिस्सा रहा था। इस उपवास की हर बारीकी पर निगरानी रखी जा रही थी और तमाम सूचनाएं सीधे चर्चिल के पास भेजी जा रही थीं। इतिहासकार आर्थर हरमैन का कहना है कि चर्चिल को पूरा विश्वास था कि गांधी का यह कदम महज एक भावनात्मक खेल है, जिसे वे दुनिया की सहानुभूति बटोरने के लिए खेल रहे हैं। उनकी धारणा यह थी कि भले ही भारत के लोग गांधी जी को प्रेरणा का स्रोत मानते हों,
लेकिन वे खुद उन्हें एक तरह का धार्मिक जोकर मानते थे। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सैन्य अधिकारी जनरल जैन स्टम्स ने चर्चिल को आगाह किया था कि गांधी को हल्के में लेना एक भारी भूल हो सकती है। वे गांधी की आंतरिक शक्ति और उनके आत्मबल से पहले ही परिचित थे, लेकिन चर्चिल ने इस सलाह को गंभीरता से नहीं लिया और बात को टाल दिया। इस उपवास के 8वें दिन यानी 19 फरवरी गांधी जी की करीबी सहयोगी सुशीला नायर ने अपनी डायरी में लिखा कि यह दिन अब तक का सबसे कठिन रहा। पूरे दिन उनके सिर में जबरदस्त पीड़ा रही, मानो भीतर कुछ फटने वाला हो। वे बोलना बंद कर चुके थे, न कोई सवाल सुन पा रहे थे और न ही प्रतिक्रिया दे पा रहे थे। उनके चेहरे पर थकावट की रेखाएं इतनी गहरी थीं कि हर कोई उनकी हालत देखकर विचलित हो रहा था। गांधी जी का शरीर लगभग जवाब दे चुका था, सांसें थकी हुई, दृष्टि धुंधली, शरीर बेजान सा, लेकिन उनके भीतर आजादी की लौ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत जल रही थी। यह सिर्फ भूख नहीं थी, यह आत्मबल की परीक्षा थी, एक ऐसा क्षण जो आने वाले वर्षों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निर्णायक तस्वीर बन गया। 20 फरवरी 1943 को जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सर्जन जनरल ने गांधी जी की हालत देखी तो कहा, अब इनका अंत निकट है। यह सुनते ही ब्रिटिश सरकार में खलबली मच गई। उन्हें डर था कि अगर गांधी की मृत्यु हो गई तो देश भर में हिंसा भड़क सकती है। चर्चिल को खबर दी गई, लेकिन उन्होंने यह कहकर बात टाल दी कि गांधी शायद ग्लूकोज ले रहे हैं। जांच में यह दावा झूठा निकला। 23 फरवरी को गांधी जी के गुर्दे जवाब देने लगे। चर्चिल बार बार पूछता रहा, ये अब तक मरे क्यों नहीं? 25 फरवरी को उसने सम्राट को लिखा कि गांधी एक पाखंडी हैं, लेकिन अगले दिन फील्ड मार्शल को कहा, लगता है गांधी का मरने का कोई इरादा नहीं है। यही वह पल था जब पूरी दुनिया ने महसूस किया, गांधी की ताकत उनका शरीर नहीं बल्कि उनका संकल्प है। 21 दिन के उपवास के बाद जब गांधी जी की हालत सुधरी तो चर्चिल ने व्यंग्य किया, बूढ़ा अब और मजबूत होकर निकलेगा। लेकिन इस उपवास ने आजादी की लड़ाई में नई जान भर दी। संघर्ष और तेज हुआ। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। गांधी जी ने तब कहा था, भारत ऐसा बने कि दुनिया कहे, अगर आजादी चाहिए तो भारत जैसी चाहिए। उनके जीवन से जुड़े कुछ पहलू आज भी चर्चा में हैं, जैसे ब्रह्मचर्य प्रयोग, जिस पर हमने एक अलग वीडियो बनाया है। आप उसे डिस्क्रिप्शन या एंड स्क्रीन में देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर महात्मा गांधी न होते तो क्या भारत 1947 में आजाद हो पाता? क्या अहिंसा की उनकी राह ने वाकई दुनिया को दिखाया कि बदलाव बिना खून खराबे के भी संभव है? आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो जानकारी पूर्ण या प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब इतिहास बोले आप तक उसकी आवाज सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।